हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। हाँ, बहुत बढ़िया है भाई। चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे, ठीक है। और नोट्स हमेशा पढ़ते रहें, सुबह और शाम 2 टाइम मैंने बता रखा है। नोट्स रिवाइज करने ही करने हैं। वीडियो देखनी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि नोट्स आप रिवाइज करें। प्यारे जवानों, आई होप आप सब लोग ये काम कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पिछली क्लास से आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था ऑर्स्टिड्स एक्सपेरिमेंट एंड एम्पियर स्विमिंग रूल। वहां पर ऑर्स्टिड भाई साहब ने पहली बार एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। मतलब करंट मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया साहब, याद करिए, मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी मैंने आपको पहली क्लास में भी दी थी कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर मैंने बताया था कि ये मैग्नेट है, इसके चारों तरफ का वो रीजन जिसमें ये किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सके, या हम ये कहें कि जिसमें हम इसके इन्फ्लुएंस को फील कर सकें, राइट, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब जरूरी नहीं है कि ये मैग्नेट ही हो सकता है कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको जब डिफाइन करेंगे तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ये मैग्नेट के चारों तरफ का रीजन है या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का रीजन है जहां पर इनकी इन्फ्लुएंस को हम फील कर सकें, या जहां पर हम इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकें, फील कर सकें, या फिर जहां पर ये किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को इन्फ्लुएंस करें, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाएं, उस पूरे रीजन को हम इनका मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। प्यारे जवानों, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पर ये बात मैं अभी बता रहा हूं, तो ये आप लिख लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स हम क्या यूज करने वाले हैं। एसआई यूनिट जो यूज होनी है भाई साहब, ये टेस्ला होनी है। निकोला टेस्ला बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं, उनको ऑनर करने के लिए उनके नाम से बना रखी है। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज टेस्ला। और जो सीजीएस यूनिट है, दिस इज गॉस। क्लियर है? याद रहे, जनरली जो हमारा रिलेशन होता है वो 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 इस तरीके से होता है, लेकिन यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है कि एक टेस्ला 10 की पावर 4 गोज के बराबर है। क्या बोल रहा हूं मैं? गोज 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 थ्योरम जो पढ़ी थी उससे रिलेटेड, ठीक है ना? वो गोज है वो, ठीक है। कभी आप समझ रहे हो गोज है, वो वाली गोज नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई साहब देखो, ये टेस्ला जो है, अकेला टेस्ला 10 की पावर 4 गोज के बराबर है। ये वाला मैथमेटिकल चीज अपने को याद होनी चाहिए, ये यूज होने वाली है। पहले जो है ना, बेसिक बात बताई मैंने। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन तो हम बहुत पहले पढ़ चुके थे, ये बस आज मैंने एक बार रिमाइंड करवाया कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो सकता है, कोई छोटा सा टुकड़ा भी हो सकता है जो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगा। तो यहां पर करंट की मेजरमेंट, मैग्नेटिक फील्ड की मेजरमेंट के लिए हम 2 यूनिट्स का सहारा लेंगे। ऐसा यूनिट टेस्ला हो जाएगी और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? गॉस। क्लियर है? अब यहां पर एक छोटा सा कन्वेंशन और आएगा कि इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए हम क्या सिंबल्स यूज करें। तो वो छोटी सी बात मैं अभी बता देता हूं ताकि बाद में आपको तकलीफ नहीं होगी। क्लियर है? तो मैं उस बात को यहीं पर नोट करवा देता हूं। देखो, होता क्या है, वैसे तो आज मैं आपको एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाऊंगा, तो वहां पर वो चीज जस्टिफाई हो भी जाएगी अच्छे से, लेकिन इसी के साथ एक बेसिक बात है, इसलिए मैं नोट करवा देता हूं। क्या बात है कि यदि ये प्लेन है, प्लेन ऑफ द बोर्ड, इस प्लेन के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनसाइड है तो हम इसको क्रॉस से दिखाएंगे। जनरल सिंबल हमने बना रखा है, तो ये जो सिंबल रहेगा क्रॉस, इसका मतलब होगा कि साहब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है? इनसाइड। इनसाइड बेसिकली ना, इनसाइड वर्ड के लिए हम क्रॉस यूज करेंगे, और क्योंकि हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की चर्चा करने वाले हैं, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा तो हम उसको क्रॉस से दिखाएंगे। लेकिन यदि डॉट दिखा रखा होगा, इसका मतलब क्या हुआ साहब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पे है? आउटसाइड है। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? आउटसाइड है, वो इनसाइड नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 2 सिंबल यहां पे यूज होने वाले हैं। आउटसाइड का मतलब इस प्लेन के 90 डिग्री पे बाहर की तरफ, इनसाइड का मतलब इस प्लेन के अंदर की तरफ बिल्कुल 90 डिग्री। जिस तरीके से, जैसे मान लो किसी जगह पे ये निशान दे रखे हैं, ठीक है, अपने को कह दिया मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन रीजन इज गिवन लाइक दिस, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, तो हम ये समझ जाएंगे कि इस प्लेन के 90 डिग्री पे लेकिन अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है।
और यदि इस तरह के निशान मिलेंगे, इस तरह के निशान मिलेंगे, तो अपन ये सोचेंगे कि साहब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये एक जनरल सिंबॉलिक बात है जो आपको यूज करनी पड़ेगी इस पूरे चैप्टर में, इनकी यूनिट्स यूज करनी पड़ेंगी, इसलिए ये बिल्कुल बेसिक बातें थी, ये आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, अपने को काम आने वाली है। आज जो मैं बात बताने वाला हूं, ऑर्स्टीड भाई साहब ने तो एक्सपेरिमेंटली ये डिटेक्ट किया था कि साहब मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के कारण पैदा होगा। बियोट सेवार्ट्स आए, दो साइंटिस्ट से, मैं उनका नाम लिख रहा हूं, दिस इज द बियोट, उनके नाम से लॉ बना रखा है बियोट सेवार्ट्स लॉ। ये क्या है ध्यान से समझना। वैसे तो देखो असली नाम इनके देश में तो ये बोलते थे बियोट सेवार्ट्स, लेकिन भाई साहब हम तो जब तक इसको बायोट नहीं बोलेंगे तब तक फीलिंग नहीं आएगी। तो वैसे एग्जैक्टली तो बियोट सेवार्ट्स लॉ है, लेकिन अब बायोट सेवार्ट लॉ से भी हम लोग इसको बोलते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे जवानों, यहां पर बड़ी प्यारी सी बात है, ये जो लॉ है ये किसको मेजर करने वाला है? ये मेजर करने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। किसी एक करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये उसको मेजर करेगा। इट मेजर्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। लिख लेना इस बात को कि इट विल मेजर, इट विल गिव द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट लिखा है मैंने, इट विल गिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें बताएगा। मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया है करंट एलिमेंट। अब ये वर्ड अक्सर इस यूनिट में यूज होगा, इसलिए इसका मैं पहले मतलब समझा देता हूं। तो लेट अस से हमने ये कोई कंडक्टर ले लिया, ये कोई रैंडम शेप का कंडक्टर है, इसलिए मैंने इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, कैसे भी शेप हो सकती है। अब लेट अस से इसके अंदर जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। करंट साहब इस तरीके से जा रहा है, हमने ये मान लिया, और इस करंट की जो वैल्यू है वो है आई। लेट अस से इस करंट कैरिंग वायर के कारण इस जगह से किसी पॉइंट P पर कुछ डिस्टेंस R पे कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मतलब P कौन सा पॉइंट है, लेट P बी द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने वाला है, कहां पे करने वाले हैं भाई साहब, हम P पॉइंट पे। मतलब P वो पॉइंट है जहां हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने वाले हैं। I क्या है, I इज द करंट फ्लोइंग इन द गिवन कंडक्टर, इन कंडक्टर, जो भी कंडक्टर गिवन है उसमें करंट जो है वो I है। अब भाई ध्यान से समझना, बायोट सेवार्ट्स ने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी होगा, दैट विल डिपेंड ऑन इट्स डायमेंशंस आल्सो। तो उसके लिए उन्होंने हर एक छोटा हिस्सा, जैसे आप समझने के लिए ऐसे समझिए, जैसे दो चार्जेज हैं, दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगता था, याद करिए हम लोग क्या कहते थे कि ये दोनों पॉइंट चार्जेज हैं, मतलब इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो शुरुआत में कूलम्ब्स लॉ का जन्म हुआ वहां से, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन हमने वहां पर लिमिटेशन क्या लगाई, बाउंडेशन क्या लगाई कि Q1 और जो Q2 चार्जेज हैं ये दोनों पॉइंट चार्जेज हैं। सेम इसी तरीके से यहां पर इस वायर में करंट तो फ्लो कर रहा है, लेकिन इस वायर के पूरे के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पर वो नहीं बताया बायोट सेवार्ट्स ने, वो हम निकाल सकते हैं और आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग उसको निकालेंगे भी। लेकिन उन्होंने पहले ये बताया कि लेट अस से इस वायर के अंदर जो करंट है, तो इस वायर का यदि हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, यदि हम एक इतना सा टुकड़ा ले लें, इस टुकड़े की जो लंबाई है वो dl मान लें। अब ध्यान से समझना भाई, हम लेंथ को, एरिया को वेक्टर की तरह से भी ट्रीट कर लेते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये परमानेंट वेक्टर्स नहीं है, लेकिन दे कैन बी ट्रीटेड लाइक दिस। जैसे कि मार्केट से आप सामान लाने के लिए आप अपनी जनरली बाइक का यूज करते हो या आप अपनी कार का यूज करते हो, लेकिन मान लो कार और बाइक दोनों ही नहीं है, तो आप ट्रैक्टर में भी जा सकते हो, ओकेजनली जा सकते हो आप, लेकिन जनरली ऐसा आप नहीं करते। सेम वैसे ही हम लेंथ और एरिया को भी जब जरूरत पड़ती है तो समटाइम्स वी यूज दीज लाइक वेक्टर्स। तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे
कि भाई साहब ध्यान से समझना, ये जो डीएल लेंथ ली है, इस डीएल के अंदर यदि करंट की डायरेक्शन में एरो लगा दें, मतलब लेंथ तो ये है इतनी सी, दैट इज द डीएल, डीएल इज द लेंथ, और उस पे डायरेक्शन कौन सी असाइन कर दी हमने, करंट वाली, तो वो बन जाएगा करंट एलिमेंट। क्या बन जाएगा, करंट एलिमेंट। मतलब एक करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा टुकड़ा। जिस तरीके से यहां पर हम वर्ड यूज करते थे पॉइंट चार्ज, चलो कोई बात नहीं, आपने पॉइंट मास का नाम तो सुना होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 9th क्लास के बाद 11th में भी पढ़ा होगा कि मास है m1 m2, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो उस समय ये जो m1 है और ये जो m2 है, दोनों ही पॉइंट मास होते थे। तो जिस तरीके से वहां पर ये छोटे छोटे मास हमने कंसीडर करे थे या छोटे चार्ज हमने कंसीडर करे थे, ऐसे ही हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं करंट एलिमेंट। तो डीएल जो है इट इज द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। अब मैं इसके ऊपर यदि वेक्टर लगा दूंगा तो ये बन जाएगा करंट एलिमेंट। अब करंट एलिमेंट की खास बात क्या है, इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि करंट की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है। देखो करंट के ऊपर वेक्टर नहीं लगा सकते भाई हम, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। हमें चाहिए था यहां पे डायरेक्शन के लफड़े के लिए वेक्टर, इसलिए हमने क्या कहा कि लेंथ ले ली, लेंथ कितनी ले ली डीएल, और उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, ये डायरेक्शन असाइन कर दी हमने कौन सी, करंट वाली। तो डीएल क्या है, डीएल इज द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। यदि सिर्फ डीएल की बात करूंगा मैं तो डीएल इज जस्ट द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, ध्यान रहे। लेकिन यदि डीएल वेक्टर बोलूंगा इसका मतलब लेंथ भी है प्लस उसके साथ हमने डायरेक्शन असाइन कर दी है, और डायरेक्शन कौन सी असाइन करी है कि डायरेक्शन ऑफ करंट वाली डायरेक्शन हमने इसको दे दी है। प्यारे जवानों, यदि ये डीएल वेक्टर है, अब थोड़ा समझ में आ गया कि डीएल वेक्टर क्या है। आप देखो दुनिया के हर वेक्टर की दो बातें होती हैं बेटे, कितनी ही बातें, दो बातें। कौन कौन सी, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो जो करंट एलिमेंट है इसका मैग्नीट्यूड कितना है यदि कोई आपसे पूछेगा तो ये है लेंथ ऑफ दिस इज डीएल। और यदि वो आपसे पूछता है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन है साहब करंट वाली, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये है लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट इज डीएल, एंड हम यहाँ पे जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो मेरे प्यारे जवानों, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है। अब भाई साहब एक बात समझना, जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट डीएल वेक्टर से हम उसको ज्वाइन करेंगे, तो जब उसको ज्वाइन करेंगे तो जो वेक्टर बनने वाला है इस वेक्टर को हम कहेंगे आर वेक्टर। क्या कहेंगे, आर वेक्टर। तो ये डीएल वेक्टर है और ये क्या है, आर वेक्टर। व्हाट इज आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या है, आर क्या है भाई साहब, इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। कहां से है, डीएल से। तो ये जो वेक्टर बना है ध्यान रखना है, इट इज द आर वेक्टर। अब डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को यदि हम थीटा के नाम से लिख लें, ध्यान रखना थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल। चलो थीटा से पहले मैं आर वेक्टर नहीं लिखा तो मैं आर वेक्टर लिख देता हूं। आर वेक्टर क्या है, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर से पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया ये। एंड व्हाट इज एंगल थीटा, एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का ये एंगल है जिसको हम कह रहे हैं थीटा। तो मेरे प्यारे जवानों, ध्यान रखनी है ये बात, ये डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। और हम यदि ये मान लें, लेट अस से डीबी वेक्टर जो है इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है,
कौन है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड? डीबी वेक्टर। डीबी वेक्टर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। कहां पे है साहब? पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। किसके कारण है? ड्यू टू डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर में करंट है, उसके कारण है। मतलब मैं यहां पे लिख भी सकता हूं ड्यू टू करंट एलिमेंट के कारण है, दैट इज डीएल वेक्टर। यहां पर ये इसके कारण जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है उसका नाम हमने डीबी वेक्टर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सेवार्ट्स लॉ, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं उसके बाद अकॉर्डिंग टू बायट-सेवार्ट्स लॉ, लेकिन मैंने आपको बताया था इसको हम बायट-सेवार्ट्स लॉ भी कहते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस जगह पे वो किसके इक्वल आएगा, हमने उसकी वैल्यूज को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद वेरीफाई किया और हमें ये पता चला कि जो इसकी वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जो dB आएगा, जो dB है इट इज द मैग्नेटिक फील्ड है, वो यहाँ पे आएगा, वो प्रोपोर्शनल रहेगा I के, ध्यान रखना, वो प्रोपोर्शनल रहेगा DL साइन थीटा के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा R स्क्वायर के। जब हमने यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह पे वैल्यू पुट करी, कांस्टेंट पुट किया, तो भाई साहब जो कांस्टेंट हमारे सामने यहां आया, जो आपने अक्सर पहले चैप्टर में देखा था एक नया कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी कुछ और नया हमारे पास कांस्टेंट आया है। तो हमने क्या पाया कि डीबी की जो वैल्यू आई, इस साइन की जगह पे हमने यहां कुछ कांस्टेंट लिखा, उस कांस्टेंट की वैल्यू थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हमने यहां से निकाली। ये जो है भाई साहब ध्यान रखना, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इट इज ए कांस्टेंट। इसमें क्या चीज का क्या मतलब है अभी मैं बता देता हूं आपको। यहां पर ये जो म्यू नॉट है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या वी कैन से दैट वैक्यूम। मतलब साहब इस तरीके से आप समझ लो कि ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है, इट इज मीडियम डिपेंडेंट थिंग, ये मीडियम पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है, ये मीडियम के मैग्नेटिक बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का नाम है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। हो सकता है पहली बार आपने इसको देखा हो तो ये आपको समझ नहीं आ रही हो, लेकिन मैं याद दिलाता हूं, जब F इक्वल टू जी m1m2r² था तो G एक कांस्टेंट था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, वैसे ये भी एक कांस्टेंट है, बस फर्क ये है कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, तो ये भी एक कांस्टेंट की तरह से हम लेंगे फॉर ए वैक्यूम, ठीक है, फॉर वैक्यूम। और 4 पाई तो आपको पता है तो वैल्यू है और कुछ नहीं है। पहले जानो, आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब ये तो थे मैग्नीट्यूड की बात। अब यदि हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं, ध्यान से समझना, वेक्टर नोटेशन में यदि हम लिखने वाले हैं तो वेक्टर नोटेशन में क्या वैल्यू आने वाली है इसको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं और बता दूं आपको कि जो म्यू नॉट है इसकी वैल्यू की हम बात करें, इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसकी यूनिट क्या आएगी आपके हिसाब से जवानों? इसकी यूनिट क्या है? टेस्ला। इसकी यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, मीटर है ऊपर स्क्वायर है। ये क्या है? एम्पियर, और ये क्या है? मीटर। तो समझो ये एम्पियर है, ये मीटर है, डिवाइडेड बाई ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर से मीटर निपट गया, और इधर है टेस्ला, तो टेस्ला और ये मीटर इधर चला जाएगा, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इधर म्यू नॉट की ये यूनिट आ जाएगी। क्लियर है? तो एसआई सिस्टम में ये इसकी वैल्यू है, वैक्यूम के लिए वैल्यू है, ये दूसरा मीडियम होगा तो अलग वैल्यू होगी, वो अपने को हम आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे कि वहां पर किस तरीके से अपने को सॉल्व करना है, लेकिन अभी आप इसको ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो प्यारे जवानों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, स्टार लगा के आप नोट करेंगे। इधर वाला हिस्सा मैं एक बार साफ कर देता हूं, वेक्टर फॉर्म बताने वाला हूं, स्टार लगा लीजिए जवानों। इन वेक्टर फॉर्म में हम क्या कहने वाले हैं? डीबी वेक्टर जो लिखेंगे तो हम थोड़ा सा तसल्ली से लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अभी लिखा नहीं है मैंने, वेक्टर लिखने वाला हूं आई। अब देखना भाई,
ये यहां पे अपने को दिख रहा है, ये है डीएल और ये है साइन थीटा। एक्चुअल में ना वेक्टर अलजेब्रा की एक छोटी सी बात है, आपको वेक्टर अलजेब्रा नहीं आता तो वेक्टर अलजेब्रा के वीडियोस आप जरूर देखें। ए क्रॉस बी की यदि वैल्यू को हम लिखें, सॉल्व करें, तो ये होता है ए बी साइन थीटा और इसकी एक पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन। यदि मैग्नीट्यूड देखें ए क्रॉस बी का, तो वो ए बी साइन थीटा होता है। अब यहां पर भी साइन थीटा आ रहा है, डीएल आ रही, करंट तो वेक्टर था नहीं, तो हमें थोड़ा थोड़ा फीलिंग आई, तो हमने क्या कर दिया भाई साहब पता है, आई डीएल आर। अब समझो आर ऊपर मैग्नीट्यूड हम फालतू लिख रहे हैं क्योंकि आर तो है ही नहीं फॉर्मूले में, तो उसको नीचे फालतू करना पड़ेगा, तो आर नीचे क्यूब हो जाएगा और साइन थीटा। प्यारे जवानों, इससे क्या बन जाएगा, वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो हम इसको लिख देंगे dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये होता है ए क्रॉस बी। तो ऐसे ही यहां क्या बन जाएगा, डीएल क्रॉस आर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताने वाला हूं, पहले मैं पूछूंगा फिर मैं बताऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ यार, ए बी साइन थीटा की जगह बी ए साइन थीटा भी मैं लिख दूं तो मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं है, मैथमेटिकली तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन भाई डायरेक्शन पे लफड़ा है। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आती है वो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन के इक्वल नहीं है, इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ध्यान रखना। इसलिए यहां पर डीएल क्रॉस आर लिखना सही है, आर क्रॉस डीएल लिख दिया तो गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ क्यों है, जरा सोचो यार। गड़बड़ इसलिए है मेरे भाई क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट के साथ वेरीफाई करेंगे। इसकी जो डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर के कारण आनी चाहिए वो डीबी वेक्टर की और आर क्रॉस डीएल से आनी चाहिए, वो हमने जस्टिफाई करके देखी तो हमने देखा यार डीएल क्रॉस आर वाली मैच होती है। क्लियर है? तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि यहाँ डीएल क्रॉस आर आएगा, आर क्रॉस डीएल नहीं आएगा। यहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो आई म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा था, लेकिन ऊपर आर एक्स्ट्रा आ गया, नीचे आर क्यूब बन गया है। कभी कभी इस आर क्यूब को आप अगली लाइन में क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और इसका क्यूब भी लगा सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट मतलब कोई खास बात नहीं है, ये एक छोटी सी बात है। क्लियर है मेरे प्यारे जवानों? अब मैं यहाँ पे 2-4 छोटी छोटी काम की बातें बनाने वाला हूँ, आप समझते चलेंगे। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि डीएल क्रॉस आर को यूज कैसे करेंगे। तो जवानों ध्यान से समझ लो, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने राइट हैंड को निकालिए, आप अपने राइट हैंड को निकालेंगे, बेटे निकाल लो जल्दी से, हाँ निकाल लो। निकल गया? थोड़ा सा इसको ढीला कर लो, घुमा लो इसको, जब तक घुमाओगे ना तब तक ये यूज नहीं हो पाएगा ढंग से। कर लिया अच्छे से? हाँ थोड़ा थोड़ा लूज कर लो इसको, कर लिया? हाँ अब ध्यान से समझो, सारी फिंगर्स एक साथ मिली होनी चाहिए और अंगूठा अलग होना चाहिए। दिख रहा है? ऐसे नहीं, ऐसे दिख रहा है ना? हाँ अच्छे से दिखाई दे रहा है? ये है अंगूठा और ये चारों फिंगर एक साथ हैं, और ये इसको क्या बोलते हैं हम, ये पाम, ये हमारी पाम है, ठीक है? हथेली, ये हमारी हथेली है। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कभी भी निकालनी हो, कहीं पर भी निकालनी हो, मैं इसको सिखाऊंगा, ये अपने आप आ जाएगा। और क्योंकि इसको सिखाएंगे तो ये तो आगे भी यूज होने वाली चीज है, इसलिए आप ध्यान से समझेंगे। जब भी कभी ए क्रॉस बी करना हो, आप अपने अंगूठे को कहेंगे ए, क्या कहेंगे? ए, क्या कहेंगे? ए, क्या? ए, और ये बन गई सारी फिंगर्स, ये बनेंगी बी। मतलब ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, और वेक्टर के ऐसे जो डायरेक्शन में है ना उस डायरेक्शन में ये अंगूठा ऐसे, और ये बी वेक्टर की डायरेक्शन में होंगे, ये ए की डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। जैसे आप समझो, मान लो मैं आपसे कह दूं कि ये कोई वेक्टर है ए और ये कोई वेक्टर है साहब बी, आप दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो पहले मैं एक छोटी सी बात और समझाता हूं क्योंकि थीटा का बड़ा रोल है, तो मैं थीटा के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं आपको। माय डियर स्टूडेंट्स, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल थीटा होता है, तो एक एंगल थीटा ये बन रहा है, एक आप लोग देखोगे तो एक ये बनेगा। याद रखना, हम एंगल थीटा दो वेक्टर्स के बीच में हमेशा वो लेते हैं जिसके अंदर जो मतलब जिसकी जो वैल्यू है वो छोटी हो। तो इस बाहर वाले से सीधी सी बात है, ये वैल्यू छोटी है, तो इन दो वेक्टर्स के बीच में ये वाला एंगल हम ऑफिशियल एंगल मानेंगे। ध्यान से समझ लो, जैसे मान लो मैंने एक ऐसे लिख दिया और एक मैंने लिख दिया ऐसे, अब कौन सा लोगे?
क्योंकि आप यदि इधर से जाओगे, दिस इज ए लार्जर एंगल एज कंपेयर टू दिस, तो ये वाला एंगल ही माना जाएगा, जो छोटे वाला एंगल है वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अब अच्छा एक बात बताओ, जब ये बात हो ही गई है तो एक चीज बता दो मुझे, एक बात बताओ, ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, कौन सा लोगे बताओ? ये लोगे क्या? नहीं, हम ये वाला एंगल लेंगे। मैंने ये नहीं कहा है कि एंगल 90 डिग्री से कम लेना है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा है दो वेक्टर हैं, दोनों की आप ज्वाइन करो, टेल ज्वाइन करो या हेड ज्वाइन करो। वैसे मैंने ये सारी बातें वेक्टर में अच्छे से बता रखी हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे अभी ये देख लीजिए, यहाँ पे क्योंकि यूज हो रहा है तो मैं यहाँ पे रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों मिले हुए हैं, टेल मिली हुई है, तो जब टेल मिली हुई है दोनों दूर जा रहे हैं, तो दूर जाते समय जो एंगल इनके बीच में छोटे वाला है, तो ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है, तो छोटे वाले एंगल को हम थीटा मान लेंगे। क्लियर हो गया? तो जब थीटा आपको समझ में आ गया, अब पता है कुछ नहीं करना अब तो भाई साहब बेहद आसान चीज है। अब भाई एकदम आसान चीज, आप पता है क्या करेंगे, जो ए था ना, ए, उसकी जगह अंगूठा लगा दो। तो जैसे यहां पर मैं देखूं तो इसकी जगह मैं अंगूठा लगाऊं, क्लियर है? और दूसरी तरफ बी की तरफ ये होनी चाहिए फिंगर्स, बस। तो यदि आप ऐसे रखोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप अपने हाथ को पलटी मार के रखो, ऐसे रखा, ए की तरफ ये हो गया और बी की तरफ ये हो गया। अब आप ये समझ लेना, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये है ना ए, ये इस तरीके से होता, ये ए होता और ये होता ऐसे, तो ए की तरफ आपने अंगूठा कर लिया, फिर आप कहोगे जी बी तो इधर है ही नहीं, तो वो एक सिंबॉलिक चीज है कि जो दूसरा वेक्टर है उसकी तरफ ये है। आप एग्जैक्टली ये एंगल की मेजरमेंट नहीं करनी है, मतलब ए की तरफ फिक्स कर लो तो दूसरी तरफ ओरिएंटेशन उधर ही होनी चाहिए, तो ये इधर ही है, इस तरफ ही है, ठीक है? एग्जैक्टली यहां तो नहीं है बी, ध्यान से समझो मेरी बात को, एग्जैक्टली इस जगह तो नहीं है जहां फिंगर्स आ रही है बी, ठीक है? लेकिन रूल का क्या मतलब है कि भाई साहब यदि इसको हम ए मान लें तो दूसरी तरफ जो बन गया, जो बी वेक्टर है, उधर ये आएगा। उधर आने का मतलब ये नहीं कि उसकी लाइन के अलोंग आएगा, मतलब उसकी ओरिएंटेशन में उस तरफ ही होना चाहिए कि भाई इस तरफ जाके बी आ रहा है तो उधर ही ऐसे है, ठीक है? यहां से ऐसे जाके फिंगर आ रही है और यहां से भी ऐसे जाके ही बी आ रहा है। तो कुल मिला के जब इस तरीके से रखेंगे तो जिधर आपकी हथेली आएगी उधर ही एक क्रॉस बी की डायरेक्शन। देखो आपने ये ऐसे रखा, ये ए था, ये बी था, हथेली कहाँ है? बाहर, तो एक क्रॉस बी कहाँ आएगा? बाहर। ये जो मैं सिखा रहा हूं ये राइट हैंड पाम रूल है। कौन सा रूल है? राइट हैंड पाम रूल, हथेली रूल, हथेली रूल। राइट हैंड थंब रूल भी है, वो भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले पाम रूल सिखा रहा हूं। ध्यान से समझ लो, मैंने वेक्टर में ये दोनों रूल डिटेल में समझा रखे हैं, आप चाहो तो वो वीडियोस देख सकते हो, लेकिन यहां जितना जरूरत है उतना समझा रहा हूं, ठीक है? अब मैं इस बात को डीएल क्रॉस आर के लिए लगा के देखूंगा, तो डीएल कहां है साहब? ये ध्यान से समझना। तो भाई साहब डीएल क्रॉस आर करेंगे तो डीएल पहले लिखा है, जो पहले लिखा होता है वो ए होता है, तो ए की डायरेक्शन में अंगूठा, तो डीएल की डायरेक्शन में अंगूठा, और बी की डायरेक्शन में, पी की डायरेक्शन, ये इधर आर वेक्टर था, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है? जो पी पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो वो बी वेक्टर हो गया। तो हथेली कहां? ये मेरी अंदर की तरफ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे अंदर है, और अंदर के लिए हमने निशान लगा रखा था क्रॉस। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दिखाओगे तो आप क्रॉस का सिंबल लिखोगे इस तरीके से, ठीक है? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। ध्यान से समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या बताया? डीएल की डायरेक्शन में अंगूठा रखना है और आर की डायरेक्शन में उंगलियां रखनी है। यदि ऐसा करेंगे डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ आएगा और अंदर की तरफ ही डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है? ये था राइट हैंड पाम रूल। क्लियर हुआ? जैसे लेटस से मैं इसकी बात करता हूं, तो ए इधर था, मान लो मैं इस बी को इधर लगा देता हूं। अब ध्यान से समझना भाई, अब एंगल मेरा ये है छोटे वाला, तो अब मैं यदि ए की तरफ फिंगर रखूं और इसको मैं बी को इधर रखूं, तो मैं ये वाला एंगल कंसीडर कर रहा हूं। ये नहीं लेना ना एंगल कंसीडरेशन, एंगल नीचे वाला लेना है आपको। तो ऐसे तो नहीं रखोगे आप, तो आप रखोगे ऐसे, तो ए की डायरेक्शन में ये हो गया और बी इधर ही है, ये वाला एंगल ही है। एंगल की तरफ ये ध्यान रखना है कि ये एंगल की तरफ लेना है, ठीक है? तो एंगल इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में बनना चाहिए, तो बन गया। तो हथेली कहां है? अंदर, या तो अंदर आएगी या तो बाहर आएगी, 90 डिग्री पे आएगी प्लेन के, जिसमें ए और बी होंगे इस प्लेन के 90 डिग्री पे आएगी। तो डीएल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन है वो इनसाइड यहां पे आ चुकी है। ये मैंने कौन सा रूल बताया आपको? राइट हैंड पाम रूल। याद रखना यहां पे डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर जो आई है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन
कंटेनिंग, जिस प्लेन के अंदर क्या क्या है, डीएल वेक्टर है एंड आर वेक्टर है। जिस प्लेन में डीएल वेक्टर और आर वेक्टर है उसके 90 डिग्री पे है। मेरे प्यारे जवानों, ये बात आपको अच्छे से तसल्ली से समझनी है। क्या बात समझनी है? डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन है उसकी, डीएल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन आएगी वो डीएल और आर इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, क्योंकि डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन ही डीबी वेक्टर की डायरेक्शन है। तो वो किसके परपेंडिकुलर है? डीएल वेक्टर और आर वेक्टर। मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, याद रखना हमेशा वो ए और बी के 90 डिग्री पे होती है। वेक्टर में पढ़ते हैं हम सभी चीजें, ठीक है। बस 2 मिनट और लूंगा और उसमें मैं आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना सिखा देता हूं, क्योंकि किसी को हो सकता है पाम रूल इंटरेस्टिंग नहीं लगा, थंब रूल समझ में आ जाए। हाँ, दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। ये तो मम्मी ने बड़ा यूज किया होगा। हाँ, समझ रहे हो ना? बस वही है, थोड़ा सा साइंटिफिकली लगाना है आपको। आपको क्या करना है, ए और बी जो होंगे उसका जो प्लेन है उसके 90 डिग्री पर अपने राइट हैंड की छोटे वाली फिंगर को रखना है। इस तरीके से रखना है कि आपका अंगूठा और ये जो आप हाथ रखेंगे परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर कैसे होगा? या तो बाहर की तरफ होगा अंगूठा या आपका अंगूठा अंदर की तरफ होगा। ऐसे ही रखना हमेशा ए के ऊपर, ठीक है। ए और बी का जो प्लेन होगा उस प्लेन को ढूंढना है और उस पर रखना है। ध्यान रखो मैं क्या कह रहा हूं, ए और बी के प्लेन के ऊपर रखना है। रख दिया तो ऐसे रखना, और ऐसे मत रखना, वो तो सिखा चुका मैं। ऐसे रखना है, या तो अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ जा रहा हो या अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा हो, ठीक है। मतलब ये जो छोटे वाली उंगली है इसकी लाइन के साथ रखना है। अब ए क्रॉस बी पे रखा, ए क्रॉस बी निकालोगे तो ए पे फिंगर रखोगे और बी की तरफ घुमाओगे तो डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड। खत्म। यही आया था पहले भी। अब यहां पे निकालेंगे हम, तो डीएल क्रॉस आर है तो डीएल पे फिंगर रखेंगे, डीएल पे रखो। अब आर की तरफ घुमाओगे। अब ध्यान से समझो, जो पहले एंगल की कंडीशन थी वो अब भी है कि आप जब घुमाओगे ए क्रॉस बी में, ए से बी की तरफ, तो छोटे वाले एंगल से घुमाओगे। तो भाई साहब यहां से जब हम ऐसे घुमाएंगे तो ये छोटा एंगल है, तो इस डायरेक्शन में तो हमारी फिंगर घूम ही नहीं सकती। हम इंसान है, याद रहे हम इंसान है, हमारी फिंगर उल्टी डायरेक्शन में नहीं घूमेगी, नहीं घूमेगी तो नहीं घूमेगी, ठीक है। और इस तरीके से आप घुमा नहीं सकते क्योंकि एंगल तो ये है। तो आप ऐसे नहीं रख सकते हो, देन इट इज ओके। कंपलसरी हो जाएगा उस केस में कि अंगूठा बाहर नहीं अंदर आएगा। तो अंदर लगा के आप घुमाओ, डीएल की तरफ से घुमाओगे, आर की तरफ मुट्ठी बंद हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है, बस यही होना चाहिए था। तो अंगूठा कहाँ आया? अंदर। इसका मतलब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। याद रहे हम पी पॉइंट पे देख रहे हैं, पी पॉइंट पे देखेंगे तभी आर वेक्टर आना है। पी पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ होता तो यहां पे ऐसे आता आर वेक्टर, डीएल वेक्टर ऐसे आता, तो मैं डीएल पे फिंगर रखता, आर की तरफ घुमाता। उल्टा तो घुमा नहीं सकता, इसलिए मैं क्या करता, ऐसे घुमाता, डीएल पे रखता और ऐसे घूम जाती तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आता। लेटस से मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा हूं डीएल क्रॉस आर की तरीके से, और कुछ भी नहीं है, मेरी तरफ से कंसेप्ट पूरा हुआ। एग्जाम्पल की हेल्प से आपको सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए ले रहा हूं। मान लो मैं ले लेता हूं छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं, छोटा सा टुकड़ा मान लो ये ले लिया मैंने, इट इज द डीएल वेक्टर, ठीक है। अब यहां से लेटस से इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो ये यहां से क्या बन जाएगा? आर वेक्टर। अब 2 रूल लगाएंगे हम। पहले हम लोग लिखेंगे राइट हैंड पाम रूल और डायरेक्शन निकालेंगे। पाम रूल में क्या था? देखो डायरेक्शन कौन सी है भाई साहब? डीएल क्रॉस आर। तो ये जो है ना ये ए वेक्टर है और ये जो है ना ये बी वेक्टर है। भाई ध्यान से समझना, ए राइट हैंड पाम रूल में हम ये अंगूठा ए पे रखते थे तो रखा ए के ऊपर। अब बी के ऊपर क्या रखनी है? फिंगर्स बी की डायरेक्शन में। तो अब इधर तो फिंगर्स कैसे आ सकती हैं? जब इस तरीके से अपने हाथ को रखें। तो जब इस तरीके से रखेंगे तो हथेली कहां आएगी? बाहर। इसका मतलब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। बाहर के लिए हम डॉट वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डॉट, ठीक है। अब भाई साहब राइट हैंड थंब रूल का यूज कर लेते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो क्या होना है? डीएल पे फिंगर रखो और आर और फिंगर इस तरीके से रखो, छोटे वाली राइट हैंड की फिंगर, कि डीएल और आर का जो प्लेन है, जो कि बोर्ड का प्लेन है, इसके 90 डिग्री पे अंगूठा रहे। तो या तो वो ऐसे होगा या तो वो ऐसे होगा। मान लो आपने ऐसे रख दिया, अंगूठा अंदर है बोर्ड के, ठीक है, अंदर है अंदर। अब भाई डीएल क्रॉस आर करते तो डीएल से आर की तरफ फिंगर घुमाते तो आर उल्टी डायरेक्शन पड़ता तो फिंगर घूमती नहीं। इसका मतलब गलत है। इसका मतलब अंगूठा अंदर की तरफ ना होकर के बाहर की तरफ होना चाहिए।
तो अब डीएल पे फिंगर रख के बाहर घुमाओगे तो आराम से फिंगर बंद हो गई, मुट्ठी बंद हो चुकी है, इसका मतलब बाहर आएगा, और इस वाले से भी क्या आया था, बाहर। तो जानो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये बहुत छोटी छोटी बातें थी, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इनको बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहां तक आपको अच्छे से सारी बातें समझ आनी चाहिए थी। तो पहले जानो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और फिजिक्स सॉल्व करते रहो। गुड बाय, टेक केयर।